फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बार बार आपसे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की वजह से ही जो बारिश की जो बूंद की आकृति होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और हर एग्जाम में डिफरेंट तरीके से ये पूछा जाता है। तो पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखिए, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मीन्स कोई भी अगर हम आकृति की बात करें तो जो गोलाकार आकृति होती है उसकी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो बाकी आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। अब जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का गुण होता है कि वो किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, यानी कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इस वजह से वो जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस टाइप से आपके हर एग्जाम में आया हुआ है कि वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार होती हैं। इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोध या जल की शांतता। तो आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपको पता होगा, एक घटनाचक्र बुक आती है ना, सामान्य विज्ञान की। तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उस बुक के अंदर क्या है, व्याख्या भी दे रखी होती है। ठीक है, तो आंसर्स तो आपको दिए ही होते हैं, थोड़ी सी पहले उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है चैप्टर की, उसके बाद फिर क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की व्याख्या भी दे रखी होती है। तो आप वो बुक रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चंस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, देखिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आया हुआ है। वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, नहीं। हवा में प्रतिरोध होता है, नहीं। क्या होता है? जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो क्या आंसर होगा? जल में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर, द्रव क्या है, क्वेश्चन क्या है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या आंसर है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो क्या होता है? घर्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नैनो द्रव्य होता है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है। जो तेल होता है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तल तनाव की बात की गई यहाँ पर पृष्ठ तनाव की। ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव या फिर तल तनाव पानी से कम है। तो जो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? पानी से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह पानी की अपेक्षा क्या होता है? पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। तो आपको याद रखना है कि क्या तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो क्या है? जो घनत्व होता है, डेंसिटी, उसका पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो क्या है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका जो व्याख्या है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि साबुन के जो घोल है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन के घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एक जल में साबुन जब घुलता है तो जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बुलबुले के जो अंदर का जो दाब होता है वो
बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बुलबुले के जो अंदर का दाब है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। ठीक है, मतलब दो बुलबुले हैं और दोनों का जो व्यास है वो अलग अलग है। इसका मतलब दो बुलबुले अलग अलग साइज़ के लिए हैं। अगर हम दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाएं तो क्या होगा, दोनों बुलबुलों का आकार वहीं रहेगा। छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, या समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो देखो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। किसी बुलबुले का जो आकार होता है, किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बुलबुला है, बुलबुले का जो साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी गैस है, उसमें जो भरी गैस है के दबाव तथा पानी की फिल्म, ठीक है, जो फिल्म होती है पानी की उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, किस किस पर डिपेंड करेगा, बुलबुले का जो साइज़ होता है, गैस के दबाव पर, पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है। अब छोटे बुलबुले में जो गैस का दबाव होता है वो बड़े बुलबुले की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला जो होता है वो और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला होता है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मीन्स केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय को उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, आपको वो बताना है। देखिए, इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है, व्याख्या क्या गई है इसमें। देखिए, बहुत कम व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। ठीक है, जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्राय द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना ही हम क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच पारस्पर असंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों में भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है, ब्लांटिक पेपर स्याही सूखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। तो ये तो आपको एग्जाम्पल दे रखे थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि जो लालटेन की जो बत्ती होती है वो तेल को ऊपर पहुंचाती है, वो भी केशिका की वजह से होती है। और ब्लांटिक पेपर स्याही सूखता है वो भी केशिका की वजह से होता है। और जिससे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर कोई कपड़ा है उसका छोटा सा पोर्शन भीग जाता है तो उसके आसपास का पोर्शन भी ज़्यादा भीग जाता है ना। जैसे तौलिया, आपने देखा होगा तौलिया का, अगर तौलिया को साइड से आप पानी में डिप करिए तो देखोगे कि जो जितना पोर्शन डिप किया था उसके ज़्यादा थोड़ी देर बाद वो उसके ज़्यादा जो है जो तौलिया का हिस्सा है वो भीग जाएगा, है ना। तो किसकी वजह से होता है, केशिका क्रिया की वजह से ही होता है। अब देखिए आगे क्या है। केशिका क्रिया में जो द्रव होता है बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि जो स्ट्रॉ होता है स्ट्रॉ द्वारा मृदु यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का उपभोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। तो आपको एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर कि केशिकत्व की घटना अगर परिघटना नहीं होती तो
तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है ना, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। ठीक है, इसका मतलब यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम थर्ड पे आते हैं। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। फिर अब बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि बड़े जो पेड़ होते हैं, क्या आपने देखा है कि क्या कि आपके आसपास अगर कोई बड़ा नीम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, कोई इसको पानी देता है? नहीं देता ना, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर से ही वो पानी ले लेती हैं। तो ये भी केशिकत की वजह से ही होता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमें बताना था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी इसी का ही एक पार्ट एक समझिए। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ठीक है, स्याही का सोखना, इसका तो कारण है भाई। ठीक है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, इसका भी कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, इसका भी कारण है। पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अब देखो यहाँ पर एकमात्र पूछा गया है कारण, यहाँ पर जो यह है कि केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, मतलब इसके ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो ये आपको रीज़न, जो आपको ये पॉइंट्स रखे हैं ना, कि इसका इन एक्टिविटीज़ का होने का केवल और केवल केशिकत्व ही कारण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वो पॉइंट है जिसका केशिकत्व ही एकमात्र कारण नहीं है, मीन्स उसके अन्य कारण भी हैं। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधों की जड़ से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व तो हमें चाहिए, लेकिन इसके अलावा ससंजन, प्रस्वेदन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, पता ही है। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर? देखो, अब देखो यहाँ पर केशिकत्व नहीं है, केशिकत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में अगर केशिकत्व होता तो फिर तो वही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? परासरण, विसरण, पृष्ठतनाव और जीव द्रव्य संकुचन। तो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठतनाव है। पृष्ठतनाव के कारण की वजह से ही क्या होता है? केशिकर्षण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, पृष्ठतनाव। तो देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा फिराकर आपसे पूछ सकते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? आपसे पूछा है। देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान होता है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो क्या क्वेश्चन क्या है? केश नली में जल की अपेक्षा जो तरल है वो ज़्यादा ऊंचाई तक जा रहा है। क्या रीज़न है? जो तरल है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। यानी केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तस्तरीनुमा मतलब चपटा हो जाएगा, वो प्लेट की शेप ले लेगा। क्या क्वेश्चन क्या है? कोई झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ गया तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो देखिए क्या व्याख्या इसकी। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। मतलब वायु को जब बुलबुला है वो झील की तली से उठकर ऊपर की तरफ आया तो क्या होगा? जितना दाब तली में था
ऊपर की तरफ जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो बुलबुले का आयतन क्या है, बढ़ जाएगा, यानी कि उसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगा, आपसे पूछिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो द्रव की श्यानता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कोई चेंजेस नहीं रहे होगा उसमें, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता कहलाता है। ठीक है। तो द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो द्रव की श्यानता होती है वो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा श्यानता क्या होगी, घट जाएगी। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। ठीक है। श्यानता से मतलब आप एक तरीके से गाढ़ापन समझ सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा जैसे शहद हो गया, शहद बिल्कुल सर्दियों में, देखो शहद तो कोई, खैर अगर ओरिजिनल शहद की हम बात करें तो वो तो जमता नहीं है, बट कोई भी अगर आप लिक्विड देखोगे तो, या फिर घी देख सकते हो आप, ठीक है, सर्दियों में जम जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी श्यानता क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगी श्यानता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है, क्योंकि वायुदाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, वायुदाब में कमी आ जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इसकी एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर जो दाब होता है वो क्या होता है, क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण वह बाहर की ओर निकल पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे जो दाब होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो पेन के अंदर जो स्याही का जो दबाव होता है वो एक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। इस वजह से ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से ही अब होता क्या है, देखो हम जब ऊपर ऊंचाई पर चले गए तो वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, लेकिन जो पेन के अंदर जो स्याही का जो दबाव है वो ज़्यादा है और बैलेंस बिगड़ गया है। तो इस वजह से ही जो स्याही जो होती है वो बाहर की ओर निकल पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत किस पर है। यह है पास्कल के नियम पर। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या है, पास्कल का नियम। ठीक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को हम नगण्य मान लें, नेग्लेक्ट कर दें, तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर दबाव जो है समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में किसके संबंध में क्रांति ला दी है। तो देखिए, लोगों के आवागमन के संबंध में बिल्कुल ठीक बात है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की संवेदनशीलता का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। ठीक है। फिर है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाती है तो कौन सी मौसम दशा इंगित होती है, तूफानी मौसम। याद रखिएगा कि अगर बैरोमीटर की जो उसका जो पठन होता है, अगर उसमें गिरावट आ जाए तो दैट मीन्स वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि तूफानी मौसम का इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। अगर हम झील की बात करें, जो ऊपर की जो परत हो, ऊपर की जो लेयर होती है वो उसमें बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन जो तल की बात करें, तल में जो द्रव है वो अपना द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है। ऑप्शन दे रखी है, बर्फ ऊष्मा के कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। जो जल की सघनता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होती है। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितनी बार, बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार।
देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। याद रखिए पॉइंट कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन होगा वो न्यूनतम होगा और जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन उसका न्यूनतम और घनत्व ज़्यादा होगा। झीलों एवं नदियों को केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है, जबकि जो सतही जल का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब वह अधिकतम घनत्व के कारण, जब ज़्यादा घनत्व हो जाएगा ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व मैक्सिमम होता है पानी का। ठीक है, तो जब ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। ठीक है, जब दैट मीन्स जब सतही जल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो अधिकतम घनत्व के कारण वो नीचे बैठ गया। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब जो है जब सतही जल का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो अधिकतम घनत्व के कारण वो क्या है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। देखो एक बार फिर से देखते हैं कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वह अधिकतम घनत्व के कारण वो नीचे बैठ जाएगा और नीचे की परत में विद्यमान जल को वो ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जल का तापमान, पूरे जल का तापमान क्या ना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। और लास्ट में जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशिदित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो देखो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जो आयतन होगा वो क्या होगा, जल का न्यूनतम होता है और जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिदित हो जाती है लेकिन उसके तल में जो जल द्रव अवस्था में बना रहता है। तो क्या कारण है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। फिर है आपका डी ऑप्शन कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है ना, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो यह वाला पॉइंट आपका सही होगा। फिर बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि झील के तली पर पानी जम नहीं पाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आपसे पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। फिर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा अगर बदलते हैं तो घनत्व उसका चेंज नहीं होता, घनत्व वही रहता है। बाकी आयतन, द्रव्यमान, भार सब बदल जाएगा लेकिन घनत्व वही रहता है। ठीक है, पानी का अपेक्षित घनत्व सबसे ज़्यादा किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बार आया हुआ है, पानी किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखो बीपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन देखे थे और ये जो क्वेश्चन थे आपकी सामान्य विज्ञान की घटना चक्र आती है उसमें से लिए गए हैं और वो आप बुक देख सकते हैं MCQs के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ये जो क्वेश्चंस है बीपीएससी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके जिसमें साइंस पूछी जाती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।